Hi everyone. So this is going to be our first video on our channel. तो मैंने जो टॉपिक यहाँ पे चूज़ किया है, दिस टॉपिक इज़ रेलिवेंट टू ईच एंड एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट. एंड जब भी हम प्रिपरेशन चालू करते हैं और एट एनी टाइम ऑफ द प्रिपरेशन हमको ये चीज़ सजेस्ट किया जाता है कि कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर और सम मतलब ये रहता है कि कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर विद इन 20 to 30 minutes. दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी get with respect to newspaper reading. Now, for me, newspaper reading is very important. There are multiple reasons for that. लेकिन जो रीज़न मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, एक तो है एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना और दूसरा अवेयरनेस. अब नाउ दिस एनालिटिकल स्किल इज़ वेरी यूजफुल इन व्हेन इट कम्स टू मेंस, when you have to write answers with respect to multiple dimension, and when you have to think critically. So this is very important also at the time of interview. This kind of skill, once you have developed, this is going to be very rewarding when it comes to the interview stage. By awareness I basically mean to have a kind of peripheral knowledge. Now what is this peripheral knowledge is all about? We will take one sample and we will discuss these 2 points in that. Along with that, I want to share what is basically my strategy when it comes to newspaper reading. लोग बोलते हैं कि 20 से 25 मिनट में, इट्स लाइक 20 से 25 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग हो जानी चाहिए. अब ये 20 से 25 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे हो, उसका एक आइडियल तरीका क्या होना चाहिए और क्या अप्रोच मैं लेकर के चलता हूँ, दैट इज़ बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. अगर आपके पास पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है, लाइक इफ़ इट्स 20 to 25 पेजेस का न्यूज़पेपर है आपके पास, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरे न्यूज़पेपर में से अपने काम की न्यूज़ को निकालना एकदम बिगनिंग या फिर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन और एट द लेटर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन वो बहुत मुश्किल काम होता है. तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर रीडिंग में वो यही है कि हाउ टू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सेकंड जो बात आती है न्यूज़पेपर रीडिंग में, जो एक प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट, कि 20 से 25 मिनट के अंदर अगर किया जाए तो किस तरीके से किया जाए. लेकिन मेरे लिए ये दोनों प्रॉब्लम एक टाइम के बाद सॉल्व हो गई थी कि आई न्यू कि मुझे 20 से 25 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना है और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि न्यूज़पेपर में से क्या 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 चीज़ें पढ़नी है. जैसे मुझे ये पता था कि पॉलिटिकल न्यूज़ या स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ या फिर कुछ भी ऐसे क्रिमिनल केसेस के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आ रही हैं तो वो मेरे काम का नहीं है बहुत ज़्यादा. टाइम मैनेजमेंट में भी ऐसा हो गया था विद रिस्पेक्ट टू लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने मैनेज कर लिया था कि 20 से 25 मिनट में मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था. अब जो तीसरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे लिए है वो ये है कि आफ्टर इस इन्वेस्टिंग 20 to 25 मिनट्स व्हाट इज़ माई टेक अवे. मुझे मिला क्या अपना इतना टाइम लगाने के बाद, और जो कुछ भी मिला हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट इन द एग्जाम. जिसे सिंपली कहा जाता है कि योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके साथ ये पूरी अप्रोच शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना रिटर्न न्यूज़पेपर रीडिंग में. तो पहली चीज़, आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द न्यूज़पेपर विच आई एम गोइंग टू रिफर टुडे. ये 29 तारीख का न्यूज़पेपर है, 29 दिसंबर का न्यूज़पेपर है. एंड इफ़ यू विल सी दिस न्यूज़पेपर, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ वही न्यूज़ मिलेगी जो मुझे लगा कि रेलेवेंट है. और पहली बात, दिस काइंड ऑफ पीडीएफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे बहुत कुछ यहाँ से हटा दिया गया और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या एक पीसीएस एस्पिरेंट के लिए रेलेवेंट हो, ऐसा आपको बहुत जगहों पे मिल सकता है. बहुत से ऐसे सोर्सेज है जहाँ पे लोग ये चीज़ फ्री में करके आपको दे रहे हैं. तो बहुत बढ़िया बात है, ये मेहनत मुझे अपने से नहीं करनी पड़ी कि मुझे ये कहीं किसी सोर्स से ये चीज़ मिल गई. नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली द आईपी और माई ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच आई हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि किस तरीके से मुझे न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है. सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. एग्जीक्यूट करके मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ. सपोज ये एक न्यूज़ है मेरे सामने और इस न्यूज़ में दिस इज़ अ न्यूज़ और यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किसी से मिल रहे हैं.
Now, where I am going to use this in my UPSC प्रिपरेशन, या फिर मैं अपने आंसर राइटिंग में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? मोस्टली क्या ही करूँगा मैं इस न्यूज़ का, मेरे लिए किसी काम का न्यूज़ नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप PCS एस्पिरेंट हो तो दिस पर्सनस नेम, दैट इज़ माइकल वॉल्ड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको एक ही चीज़ इस पूरे आर्टिकल में पढ़नी है, ध्यान रखना है, जो इनका नाम है माइकल वॉल्ड्स, हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ ट्रम्प। बस मुश्किल से 15-20 सेकंड के अंदर मैंने देखा इसको, माइकल वॉर्ड्स का नाम याद किया और उसके बाद फिर देखा कि ये नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आई विल, हो गया मेरे लिए ये, दिस आई एम डन। मैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जाऊंगा। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूज़, दिस इज समथिंग वेयर आई विल टेल यू दैट हाउ आई अप्रोच न्यूज़पेपर, हाउ आई अप्रोच अ पर्टिकुलर आर्टिकल। अब यहाँ पे एक जो बेसिकली ये आर्टिकल है, ये टीनेज गर्ल्स बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज स्पार्क्स रिफॉर्म्स इन राजस्थान विलेज। नाउ दिस इज़ अ न्यूज़, किसी ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि करेज दिखाते हुए एक ऐसा स्टेप लिया कि जिसमें चाइल्ड मैरिज उसने रुकवाया, किसी बच्चे ने ही ये किया, ये काम टीनेज गर्ल ने किया। अब अगर मैं इस पूरे न्यूज़ को मैंने पढ़ा तो मैंने कुछ पार्ट्स को इसके हाईलाइट करके रखा हुआ पहले से। अब इसको पढ़ने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का टाइम लगा होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। लेकिन मैं इस 3 से 4 मिनट के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ से निकल करके आएंगी आपके लिए कि जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती हैं आपको। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से सीधे सीधे कौन सी चीज़ मुझे दिखती है, तो एक फोटोग्राफ है, उसके नीचे मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू NFHS 5, 28.3% ऑफ women इन द 20 to 24 एज ग्रुप इन रूरल एरिया ऑफ राजस्थान गॉट मैरिड बिफोर 18 years of age. Now this is a perfect data for me when it comes to GS2 में भी जब वल्नरेबल सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो मेरे लिए एक डेटा यहाँ पे मिल गया है, और डेटा भी 2 चीज़ों के लिए मिला है। पहला मिला है मुझे वेमेन के लिए डेटा मिला है, और सेकंड चीज़ मुझे मिला है चाइल्ड के लिए डेटा मिला है। तो मैं इन दोनों का GS2 में यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से। GS1 में भी सोसाइटी है, सोसाइटी में मैं इस डेटा का यूज़ कर सकता हूँ जो NFHS का डेटा है 28.3% वेमेन का। अब एक यूज़ इसका हो गया। सेकंड, आपको पता लग गया कि इसका एक यूज़ हमारे सामने आ गया कि GS2 में हम वल्नरेबल सेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं इस डेटा का, और GS1 में हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब सोसाइटी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आता है कि और कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं जब आप इस पूरे आर्टिकल पे, क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ पूरा आर्टिकल, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, आप खुद से जा करके पढ़ना और देखना कि ये अप्रोच आपको कितना हेल्प करता है। इस आर्टिकल में बेसिकली जो ओवरऑल आर्टिकल है वो यही है कि किसी बच्चे की शादी हुई थी, शादी उसके पेरेंट्स कराने की कोशिश कर रहे थे राजस्थान में, एंड शी अपोज दिस, एंड देयर वाज अ प्रोसेस दैट शी फॉलोड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम विच शी वॉज गोइंग टू गेट एसोसिएटेड विद। तो उसने सबसे पहले यहाँ पे एक हेल्प लिया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एन एनजीओ से उसने हेल्प लिया। अब एनजीओ आपको पता है कि आपके GS2 में एक सीधा सीधा टॉपिक है एनजीओ। तो आर्टिकल में क्लियरली यहाँ पे दे रखा है कि एनजीओ दैट हैड रिसेंटली कंडक्टेड एन अवेयरनेस सेशन इन देयर स्कूल्स। अब एनजीओ का काम क्या है? बेसिकली अवेयरनेस का ही काम है, अवेयरनेस और सोशल प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस कर रहे हैं उनकी हेल्प करने का काम है। तो यहाँ पे एक एनजीओ है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, इन्होंने इसके स्कूल में अवेयरनेस क्रिएट किया। द चाइल्ड गॉट टू नो दिस एंड शी अप्रोच दिस एनजीओ थ्रू मतलब उसके गांव में ही एक इंस्टीट्यूशन था, ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके थ्रू उसने उस एनजीओ को अप्रोच किया। ठीक है, अब मुझे GS2 के रिस्पेक्ट में भी एक पॉइंट मिल गया और एक एनजीओ का नाम मिल गया मुझे, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन। अब बैठ के रटने की क्या जरूरत है? आप अगर किसी का कंपाइलेशन पढ़ते हो, किसी ने आपको पढ़ा दिया, उससे अच्छा तो यहीं पे आपने एक पूरी स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी के अंदर आपने देखा कि एनजीओ का एक पर्टिकुलर रोल है यहाँ पे, उस एनजीओ ने उस बच्चे की हेल्प की, और उसमें भी एक और पर्टिकुलर एक जैसे होता है कि एक मिडिल लेवल का इंस्टीट्यूशन था उसमें, ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके थ्रू ये एनजीओ को उसने कांटेक्ट किया और उस एनजीओ ने उसको हेल्प किया। तो यहाँ पे आपको एक एनजीओ का एग्जांपल भी मिल गया, GS2 के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट भी मिल गया अवेयरनेस का, और उसके पहले भी GS2 में वल्नरेबल सेक्शन और GS1 में सोसाइटी के लिए भी आपको डेटा मिल गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है कि बेसिकली आप देखो, आपका GS1 और GS2 के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल गया है। GS4 की जब हम बात करते हैं तो GS4 में हम पढ़ते हैं लॉ, कल्चर, रिलीजन, इन सब का क्या रोल है व्हेन इट कम्स टू मोरल
मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, इन सब से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि रिलीजियस एंड कल्चरल सैंक्शन। तो जो भी एक ट्रेडिशनल चाइल्ड मैरिज है उसको रिलीजियस एंड कल्चरल सैंक्शन मिला हुआ है, बट लॉ डजेंट अलाउ दिस। कानून के अकॉर्डिंग ये गलत है। यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिलता है कि कौन कौन सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो सही है, कल्चर और रिलीजन के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं सही है। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मिल गया है। ये ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन आता है किसी में भी लॉ रिलीजन इन सब से रिलेटेड GS4 का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम इसको कोट कर देंगे। तो GS4 से भी एक पॉइंट मिल गया, GS2 से भी मिल गया, GS1 और GS2 वापस वल्नरेबल सोसाइटी सेक्शन के लिए आपको डेटा भी मिल गया। नेक्स्ट चीज़ पे जो हम लोग जाते हैं यहाँ पे वो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो GS के पेपर में बहुत सारे ऐसे केस, GS4 में केस स्टडी भी आते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर केस स्टडी अपने आप में कि हाउ यू आर गोइंग, इफ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाउ यू आर बेसिकली गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और उसमें भी कई बार ये पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका जो भी ये बच्चे हैं, इनके जो फादर है वो अनएम्प्लॉयड है, पुअर है। अभी उनके लिए क्या था कि उनको अप्रोच किया गया और उनको परसुएड किया गया कि अगर आप अपने बच्चों की शादी करोगे तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। दिस वॉज अ काइंड ऑफ, उनसे एक एफिडेविट साइन करवा दिया गया कि आप बच्चों की शादी नहीं करोगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया कि ठीक है आप एक एफिडेविट साइन कर दो, उनको थोड़ा सा परसुएड किया गया। परसुएशन का भी इसमें एक एग्जांपल है कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो उसको आप किस तरीके से परसुएड करोगे, पहले तो आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है उसके ऊपर कि वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा, उसकी जो कंडीशनिंग है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उस इन सब बातों को उसको समझना आसान नहीं है। उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ही सबसे प्राइम है उसके लिए, उसको उसके अकॉर्डिंग बच्चों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है उसके लिए। तो ऐसे केस में अगर चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो वहाँ पे आप जाकर के बताओगे कि लॉ के अगेंस्ट में आप जेल जा सकते हो। ये भी एक मीन्स ऑफ परसुएशन का भी एक एग्जाम्पल मिला आपको। सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म में उसे एक एफिडेविट साइन करवाया गया तो लॉन्ग टर्म में क्या किया गया, लॉन्ग टर्म भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। आप बहुत बार ऐसे सोचने की कोशिश करते हो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को कैसे हम क्लासीफाई करें। तो अब यहाँ पे आपको ये क्लियरली एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है कि राम, दैट इज द फादर, द लीगल एंड द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, ही कंसीडर्ड एंड साइंड एन अंडरटेकिंग दैट ही वुड नॉट अलाउ द मैरिज ऑफ हिज डॉटर बिफोर दे टर्न 18। उसने एक एफिडेविट साइन कर दी यहाँ पे। अब ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो गया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये मैं लाइक इफ यू रीड PYQs, इफ यू रीड द सिलेबस, इफ यू डेवलप एन अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम, तो जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो ये आपके दिमाग में अपने आप ये सब बातें आती जाएंगी कि ठीक है मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये पढ़ रहा हूँ तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये डेटा दिया गया तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये NGO का पॉइंट दे रखा है तो NGO का नाम जैसे यहाँ पे हो गया जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, ये मैं अपने GS2 के आंसर में यूज कर सकता हूँ। ये अप्रोच आपको डेवलप करना है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू, दिस इज बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई वांट टू ट्रांसफर टू यू। तो अब यहाँ पे है जो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है, संसान ऑल्सो हेल्प राम फाइंड अ जॉब सो दैट ही इज नॉट स्वेड बाय सर्कमस्टांसेस। मेन प्रॉब्लम उसकी क्या थी कि दैट ही वाज अनएम्प्लॉयड, ही वाज पुअर, ही वाज डेब्ट रिडन। तो अब उसकी ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम आज आप सॉल्व नहीं करते हो तो कल वो फिर यही चीज ट्राई करेगा, फिर उसको बर्डन दिखने लगेंगे अपने बच्चे। तो उन जो ये ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इसने उनको जॉब भी दी जिससे उनका ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अब आपको GS4 में केस स्टडी का एक जीता जागता एक उदाहरण यहाँ पे मिल गया, एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गया। अब हम अभी यहीं पे ये चीज़ खत्म नहीं हुआ। जब ये आर्टिकल आप पढ़ोगे और जब आप ये वीडियो देख करके जाओगे तो आपको ये समझ में आएगी बात कि एक आर्टिकल को कितने तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और आपका जो दिमाग होता है वो बेसिकली इसी पे फंक्शन करता है। अगर आपने एक आर्टिकल को, एक न्यूज़ को मल्टीपल वेज में यूज़ कर लिया आपने, तो उसको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक वो याद रखेगा। बेसिकली ये यूज ड्रिवन होता है कि जो भी चीज़ हमारा जितना फ़ायदा करती है हम उसको उतने देर तक याद रखते हैं, हम उसको उतनी ही वैल्यू देते हैं। अब इस आर्टिकल में जो इनिशियल फर्स्ट पैरा है, ये वाला पार्ट, ये एक परफेक्ट एनेक्डोट है किसी भी एस्से के लिए।
एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोगों को पूरी तरीके से, अगर हमारे सामने कोई न्यूज़ आता है तो हमको उसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ही देखना है। उसको हम बहुत ही इमोशन ड्रिवन होकर के नहीं देख सकते हैं, लेकिन इमोशन ड्रिवन होकर के नहीं देख सकते हैं, हमको उसको एग्जाम के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनना है, मतलब जैसे हमको मार्क्स नंबर लाने एग्जाम में, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो पूरी एक स्टोरी है, ये एक एनेक्डोट है। आप जब इसको रीड करोगे, आप जब इसको पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से एनेक्डोट्स बनाए जाते हैं, क्या टच दिया जाता है एनेक्डोट्स के अंदर। एक इमोशनल टच होता है, एक डिटेलिंग होती है, एक लेयरिंग होती है उसके अंदर। तो जब आप ये पढ़ोगे पर्टिकुलर ये पहला पैराग्राफ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस तरीके से एक एनेक्डोट को लिखा जाता है, किस तरीके से एक एस्से की शुरुआत की जाती है। और ये एनेक्डोट आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, कैसे कोई ऐसा ऐसे आता है जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की लाइफ को कंपेयर वगैरह करने के लिए आता है, जैसे कि लास्ट टाइम आया था 23 में, ये एक ऐसा ऐसे आया था, तो वहाँ पे ये एनेक्डोट आप दे सकते हो कि एक लड़की को किन किन चीज़ों से जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड मैरिज वगैरह। तो यहाँ पे जो आर्ट ऑफ जो फ्लावरी लैंग्वेज की बात होती है, वो जब आप रीड करोगे इस पहले पैराग्राफ को, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये आप कभी नहीं भूलने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेटा मिला जो कि आपके GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिल रहा है? एक एनजीओ का नाम मिल रहा है, और एनजीओ के काम जो फंक्शन होता है वो भी आपको मिल रहा है अवेयरनेस का। यहाँ पे आपको अपने एथिक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, वो भी मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको एक एनेक्डोट भी मिल रहा है। अब अगर इतने यूजेस हो जाएंगे किसी भी एक चीज़ के, तो आप उसको क्यों भूलोगे? अगर आप यही अप्रोच लेकर के 8-10 आर्टिकल्स पढ़ लेते हो एक वीक के अंदर भी, तो वो सोच के देखो कि आपका इस लेवल और बाकी के एस्पिरेंट्स का लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाने वाला। व्हेन इट कम्स टू मेंस, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, उन स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर लोगे बाकी लोगों से। तो ये एक आर्टिकल हो गया, इसका यूज़ हो गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि जो मैं आपको समझाना और बताना चाह रहा था। नेक्स्ट हम जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया लोथल का। अब मुझे पता है कि आईवीसी पे एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब आईवीसी में कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब 2 साल में 3 साल में एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि ये करेंटली ये गवर्नमेंट कुछ तो भी काम कर रही है, यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रही है लोथल के अंदर, ये सागरमाला प्रोग्राम के अंदर है, और एक थोड़ा सा एडुटेनमेंट अप्रोच यहाँ पे लेकर के चल रही है। तो मैं क्या करूँगा इतनी सारी न्यूज़ का? मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये काम का नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि इसको मैं या तो एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर आईवीसी का क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे लिख दूंगा, नहीं तो मैं कंक्लूजन के फॉर्म में लिख दूंगा इसको, क्योंकि ये रिसेंट है, रेलेवेंट है और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको कोट करूंगा तो एग्जामिनर के ऊपर भी ये एक अलग इम्पैक्ट छोड़ करके जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट सम काइंड ऑफ कि इसने किताबें रट ली हैं और आंसर्स रट लिए हैं वही ला करके रख दिया, ही इज ऑल्सो अवेयर। तो अगर हमने ये पढ़ ही लिया है, हमने देख लिया कि लोथल है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, सागरमाला प्रोग्राम है, और उसके बाद फिर बेसिकली ये पूरा गवर्नमेंट एक एडुटेनमेंट अप्रोच लेकर के कर रही है, तो हम इसको कोट कर देंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में। ये पूरा ये पढ़ने में हमको 1 मिनट से भी ज़्यादा, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। लेकिन बेसिकली बात ये होती है कि 1 से 2 मिनट में हम पढ़ करके अगर इसको छोड़ दें कि नहीं अपने किसी काम का है ही नहीं, तो वो तो कोई मीनिंग, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने 1-2 मिनट का टाइम इस पर स्पेंड किया, लेकिन हमको पता है कि इसको यूज़ कहाँ करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आईवीसी के ऊपर, तो हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, हम इसको कंक्लूजन के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। ये अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का। अब ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ का कोई मीनिंग नहीं है, मैंने देख के इसको कम्प्लीटली ओवरऑल ऊपर से ही रिजेक्ट कर दिया। सबको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग दावोस में होती है और ये किसी काम का नहीं है। तो अगर किसी ने आपको शॉर्ट करके दिया है ये पूरा न्यूज़पेपर, उसमें से भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अपने काम का नहीं है, तो हटाओ इसको, क्यों ही पढ़ना फिर। ये आपको GS1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसने भी PYQ लिखा है उसको पता है कि आईवीसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नाउ आई विल शो यू यहाँ पे कि किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कभी कभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोचो कि कोई अगर बहुत ही नाइव है या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो उसको लगेगा ये इस न्यूज़ का क्या ही काम है हमारे लिए, लेकिन इस न्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको फ़ायदा दे सकता है। देखिए, अगर आप GS3 में जाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा एक टॉपिक है। उस सिक्योरिटी के टॉपिक में बॉर्डरिंग कंट्रीज़ और उनसे किस तरीके से मतलब इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है वगैरह वगैरह, वहाँ पे ये पॉइंट आता है। अभी GPS इंटरफेरेंस के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं इजराइल में भी, इजराइल और गाजा वाले
वॉर में या फिर कॉन्फ्लिक्ट में, जो भी है वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखा गया है कि इजराइल ने ये चीज़ किया है। बेसिकली ये उन्होंने लेबनान के केस में किया था। तो हिजबुल्ला लेबनान से जो भी उनका चल रहा था, तो उन्होंने जीपीएस स्पूफिंग का काम किया था। उन्होंने ये सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर दिया था या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स क्रिएट कर दिए थे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि ये जो पूरा आर्टिकल है, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि जनरली क्या होता है, जीपीएस अगर सिग्नल से हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है और कुछ ऐसा ही स्पूफिंग का काम चल रहा है, तो उसके वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बेसिकली जो हमारे सिविलियन पायलट्स होते हैं उनके लिए। तो ऐसे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये जो भी अभी रशिया और यूक्रेन के केस में हुआ है, और ये अजरबैजान की जो यहाँ पे फ्लाइट, मतलब एक पूरी एयरलाइन की फ्लाइट है, उसमें जो भी ये एक्सीडेंट का केस हो गया है। तो यहाँ पे आप एक तो आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख के चलोगे कि स्पूफिंग का क्या मीनिंग है, वो क्या इंपॉर्टेंट होता है। स्पूफिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक दैट इंक्लूड्स फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स टू मिसलीड नेविगेशन इक्विपमेंट। एक तो ये आपके लिए पॉइंट हो गया। अब प्रीलिम्स में ये सीधे सीधे आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्पूफिंग का मीनिंग क्या होता है, रिसेंटली इन न्यूज़ वगैरह करके, इस तरीके से। सेकेंड चीज़, आप इसका यूज़ कर सकते हो GS3 में, जब सिक्योरिटी वाला पॉइंट आएगा कि बॉर्डरिंग कंट्रीज में। इस पूरे आर्टिकल में ये भी दे रखा है कि इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज में भी ऐसा इशू होता है, खासतौर पर म्यांमार और पाकिस्तान के साइड में। तो हमारी भी जो भी फ्लाइट की सेफ्टी है, सिविलियन फ्लाइट की सेफ्टी है, वहाँ पे भी एक इशू है। तो ये आपके लिए एक टाइप का कीवर्ड है जीपीएस स्पूफिंग, कि अगर आप लिख रहे हो अपना आंसर और उसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दिया आपने, जीपीएस स्पूफिंग इज ऑल्सो अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू द बॉर्डर, आवर बॉर्डर्स विद म्यांमार एंड पाकिस्तान, दिस विल बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू। जीपीएस स्पूफिंग सिर्फ याद नहीं करनी। जब आपने देखा कि नहीं जीपीएस स्पूफिंग का तो मैं GS3 में भी यूज कर लूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो वहां पे भी यूज कर लूंगा। जीपीएस स्पूफिंग तो मेरे लिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। अब आप भूल के दिखाओ इस जीपीएस स्पूफिंग को। आपने जब ये अप्रोच डेवलप कर लिया, वो अप्रोच मायने रखती है आपके लिए, वो अप्रोच मैटर करती है। नो, इस पूरे न्यूज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो ये दो काम की अपनी चीजें निकाल लो बस, एंड देन गो अहेड। अगले न्यूज पे जाओ। अब आपका मरीन हीट वेव किल्ड 4 मिलियन अलास्का सी बर्ड्स। ये आपकी किस काम के लिए ये न्यूज? अब आपको पता है कि GS3 में आपका क्लाइमेट वाला, इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, वहां पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है ही है। मरीन हीट वेव्स और हीट वेव के ऊपर क्वेश्चन आ ही चुका है आपका। अब यहाँ पे जब ये आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा होगा, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, कुछ डेफिनेशन दे रखे होंगे, आप निकाल लो। और यहाँ से रटना नहीं है आपको कि ये चीज़ मुझे यहीं से रट लेना है, मरीन हीट वेव की अगर डेफिनेशन मिल गई तो उसको याद कर लेना, नहीं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जब आप न्यूज़पेपर को इस अप्रोच के साथ पढ़ना चालू कर दोगे, या किसी भी आर्टिकल को आप इस अप्रोच के साथ पढ़ना चालू कर दोगे, इन अ लॉन्ग टर्म आपको वो सारी चीज़ें अपने आप क्लिक करती जाएंगी और अपने आप याद होती चली जाएंगी। जैसे मैं इस आर्टिकल में आपको बताता हूँ कि 2014 से लेकर के 2016 के बीच में पैसिफिक मरीन हीट वेव्स थी, और उसमें बहुत सारे ऐसे बर्ड स्पीशीज थी जिनका दोज हु डाइड। तो लार्जेस्ट सी बर्ड डॉक्यूमेंटेड, मतलब दिस इज द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड सी बर्ड जो भी है, कैटास्ट्रॉफ टाइप का सिचुएशन था कि उनकी जो डेथ हो गई, वो ये 2014 से 2016 के बीच में जो पैसिफिक मरीन हीट वेव्स है उनका उसका केस है ये। अब यहाँ पे क्लियरली दे देखा 4 मिलियन बर्ड्स विद इन द स्पैन ऑफ लेस देन 2 ईयर्स। याद रखो फिर ये, आई मीन रिमेंबर दिस कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज सो सीवियर कि विद इन 2 ईयर्स 4 मिलियन, लगभग 40 लाख बर्ड्स की डेथ हुई। इस एग्जाम्पल को कोट करो अगर आपका क्लाइमेट चेंज का कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे है कि नाउ यू सी देयर इज अ कीवर्ड ऑल्सो। यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो व्हेन यू गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि पहले क्लाइमेट चेंज लोगों को, साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि ग्रेजुअल है, नाउ इट हैज बिकम मोर स्विफ्ट एंड इंटेंस। याद रखो कि ये अर्लियर ग्रेजुअल था, अभी ये स्विफ्ट और इंटेंस हो गया है। ये 2 कीवर्ड्स आपको और मिल गए, 3 कीवर्ड्स हैं। ये भी आप, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहां पे ये किसको कोट करना, इसको लिखना आप कि नाउ द क्लाइमेट चेंज हैज बिकम मोर स्विफ्ट एंड इंटेंस, अर्लियर इट वाज मोर ग्रेजुअल एंड द 2000, उसके नीचे एग्जांपल लिखना 2014 टू 2016 पैसिफिक मरीन हीट वेव एंड द डैमेज कॉज्ड बाय इट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देखोगे एक मरीन हीट वेव की इन्होंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प डेफिनेशन दे दी है। मरीन हीट वेव इंटेंस प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सपेंसिव ओशन वार्मिंग इवेंट। मतलब 3 कीवर्ड्स यहाँ पे इन्होंने यूज कर ली। एक कीवर्ड इन्होंने यूज किया है इंटेंस, दूसरा प्रोलॉन्ग और तीसरा एक्सपेंसिव ओशन वार्मिंग।
ये ऐसा ही डेफिनेशन आपको जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लोग लिखने के लिए बोलते हैं। एक लाइन में टॉपर्स का, अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो एक लाइन में 2 लाइन में वो इंट्रोडक्शन लिख करके चले जाते हैं। अगर मरीन हीट वेव पे कोई क्वेश्चन आता है तो यही आपका इंट्रोडक्शन बनेगा कि मरीन हीट वेव इज एन इंटेंस प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सपेंसिव ओशन वार्मिंग इवेंट। खत्म बात। अगर आपको कोई नॉर्मल, अब देखो यहाँ पे सिर्फ मरीन हीट वेव की डेफिनेशन नहीं बन रही है, यहाँ पे आपको 3 कीवर्ड्स मिलना है। वो 3 कीवर्ड्स आपके क्या हैं? एक तो इंटेंस है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड है, एक्सपेंसिव है। अगर लैंड पे भी हीटिंग हो रही है तो यही प्रोसेस होगा, बहुत बड़े एरिया पे हीटिंग होगी, इंटेंस होगी, कम समय में बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, और प्रोलॉन्ग्ड होगी, लंबे समय तक वो खिंच जाएगा उसका असर। तो यही आपको एक तरीका, एक अप्रोच डेवलप करना है कि चाहे मरीन हीट वेव हो, चाहे किसी और भी तरीके का क्लाइमेट चेंज का, मतलब अगर हीटिंग हो रही हो तो वो उसमें इन्हीं 3 कीवर्ड्स का यूज करके मैं डेफिनेशन ऑन स्पॉट बना सकता हूँ। तो आप ये तुरंत के तुरंत ये 3 कीवर्ड्स, एक तो इंटेंस, प्रोलॉन्ग और एक्सपेंसिव, ये 3 कीवर्ड्स आप ध्यान रखो। एंड वंस यू रिमेंबर दिस 3 कीवर्ड्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन फॉर्मुलेटिंग नंबर ऑफ डेफिनेशंस। आप कहीं भी बना सकते हो। ग्रेजुअल, स्विफ्ट, इंटेंस, ये भी एक कीवर्ड हो गया। आप अपने किसी इससे एक पूरा पूरा पॉइंट बना सकते हो। एक एग्जांपल मिल गया आपको। तो ये आर्टिकल आपके लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? बिकॉज यू फाइंड आउट वेयर टू यूज इट एग्जैक्टली इन द एग्जाम। अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, साइक्लोन के ऊपर है। अब साइक्लोन देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि या तो ये तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो ये अपना GS3 में, और GS1 वाले ज्योग्राफी सेक्शन से भी ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अब यहाँ पे देख क्या रखा है कि अब ये पूरा आर्टिकल मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मेरे लिए इस आर्टिकल को पढ़ना और ज्ञान इकट्ठा करना वो मेरा काम नहीं है। मेरा बेसिकली काम यही है कि इस आर्टिकल को मैं देखूंगा और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि इसका मैं अपने आंसर राइटिंग में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ फर्दर रिसर्च आर द प्रेडिक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी, स्पेशली रैपिड इंटेंसिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ हैवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद लैंडफॉल, 2 क्रिटिकल एरियाज रिक्वायरिंग फर्दर रिसर्च। 2 क्रिटिकल एरिया है जो साइक्लोन के केस में जिनमें अभी भी रिसर्च हमको करने की जरूरत है। एक, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी, स्पेशली रैपिड इंटेंसिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ हैवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद लैंडफॉल। साइक्लोन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा, उसके एंड में मैं इससे अपना क्वेश्चन कंक्लूड कर दूंगा और खत्म कर दूंगा अपना क्वेश्चन कि देयर इज स्टिल अ स्कोप व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च इन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन्स, व्हेन इट कम्स टू द साइक्लोन इंटेंसिटी and prediction of cyclone intensity and rapid intensification and forecasting of heavy rainfall associated with landfall। ये मैं लिख करके अपना आंसर जो है उसको कंक्लूड कर दूंगा। मेरे लिए कंक्लूजन का पॉइंट है कि मुझे बस 2 ही कीवर्ड्स यहाँ पे याद करके रखना है, एक साइक्लोन इंटेंसिटी और दूसरा हैवी रेनफॉल, और दूसरा मैं इसके बाद फ्रेम कर दूंगा कि ये 2 एरियाज अभी ऐसे और हैं जहाँ पे हमको प्रेडिक्शन की जरूरत है। और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल भी इस पूरे आर्टिकल में मुझे मिल जाता है, दैट इज साइक्लोन। ये आर्टिकल आया इसीलिए बिकॉज इंडियन IMD has not been very successful when it came to cyclone Fengal in predicting the landfall and the rainfall associated with that। मेरा काम हो गया। अब मैं ये पूरा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे पास ये बस एक एग्जांपल हो गया फेंगल साइक्लोन का, और ये 2 चीजें हो गई, एक इंटेंसिटी और रैपिड इंटेंसिटी और रेनफॉल विच इज एसोसिएटेड विद लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। खत्म बात। ये आर्टिकल मेरे लिए क्लोज हो गया। अब किसी को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होगा, पढ़ लेना पूरा आर्टिकल, और पढ़ने के बाद बस आपको यही 2 चीजें आपको निकलती हुई वहां से दिखेंगी। टेक अवे क्या है आपका, रिटर्न क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। तो यहाँ पे इस केस में ये आपका रिटर्न है, ये आपका, आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये चीज आप लेकर के जाओगे। ये भी आर्टिकल आपके लिए आपका हो गया। अब ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ने वाला, डिस्पाइट कि किसी ने ये दे दिया कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, ये एक है जो आप पर्सनल वेलबींग और पर्सनल हेल्थ के लिए आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो पढ़ो, ये 29 तारीख का न्यूज़पेपर है, यहाँ पे देख लेना आप, बस स्टडी शोज वाई ईटिंग लेस स्लोज एजिंग, आप उसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लो। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज़, ये भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, पर्टिकुलरली मेरे लिए किसी काम का नहीं है, किसी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट विल बी अ सेकंड टर्म प्रेसिडेंसी ब्रिंग, आप अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, समझने के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। दिस इज अ गुड न्यूज़, लाइक इट्स कंक्लूडिंग द ईयर राउंड इंटरनेशनल अफेयर्स का क्या रहा इंडिया का, कहाँ कहाँ हमारे डाउनफॉल्स हैं, कहाँ कहाँ हमको कुछ कुछ सक्सेस मिला, ये उस चीज़ के बारे में। सो इफ़ यू वांट टू रीड इट, इफ़ यू वांट टू हैव काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग, और एक रिव्यू चाहते हो होल ईयर राउंड का, तो एक छोटा सा सुहासनी हैदर
शी इज़ रिलेटेड विद देयर इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर ऑफ द हिंदू। तो आप ये पढ़ सकते हो, दिस इज़ गुड इनफ। नाउ दीज टू न्यू दिस पर्टिकुलर न्यूज़, ट्रबल्ड वाटर्स एंड ब्रिंगिंग रिवर्स क्लोजर, यहाँ पे मेरे काम की बस यहाँ पे दो ही न्यूज़ है। एक पनामा कैनल, ये पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करती है, और दूसरा गटून लेक जिससे वाटर सप्लाई होता है पनामा कैनल के अंदर। बस बात खत्म। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पनामा कैनल, यूएस का और पनामा का क्या इशू चल रहा है, व्हाट इज ट्रम्प्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिमी कार्टर ने क्या किया, मुझे उससे कुछ भी लेना नहीं है। लॉ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सब कुछ नहीं। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पनामा कैनल किसको कनेक्ट करती है, और दूसरा कौन इसको, दो स्टेटमेंट्स बना करके दे देंगे। वो दो स्टेटमेंट्स के लिए मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है, काम खत्म। पढ़ो, आप पढ़ करके ये दो इन्फॉर्मेशन अगर आप निकाल ले रहे हो, देन दिस इंटायर वीडियो, वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, कि मैं आपको ये चीज़ बता पाया कि आपको ये समझना है कि आपके काम की चीज़ क्या है। और वो आप तभी समझ सकते हो अगर आपने PYQ वगैरह, अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझे जाना है। तो आपके लिए ये न्यूज़पेपर अगर 15-20 मिनट इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो आप नॉलेज लेकर के, आप अपने काम की चीज़ यहाँ से लेकर के जाओगे, ज्ञान की चीज़ नहीं, काम की चीज़ अपने लेकर के जाओगे, और उसका एग्जैक्ट यूज आपको समझ में आएगा एग्जाम के अंदर। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। केन बेतवा प्रोजेक्ट, सबको पता, बहुत बार ये न्यूज़ में आ चुका है। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि केन रिवर से बेतवा में पानी ट्रांसफर हो रहा है, बुंदेलखंड में इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बुंदेलखंड यूपी और MP दोनों में एक्सपैंड करता है, दोनों में ही है वो। खत्म हो गया। अब नाउ दिस न्यूज़पेपर इज डन फॉर मी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, तो वो भी 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। बट द गुड थिंग इज दैट इन दिस 15 to 20 मिनट आई टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई एग्जाम। मैंने GS1 के लिए, GS2 के लिए, GS3 के लिए, GS4 के लिए, essay के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मुझे न्यूज़ मिली है यहाँ से, मुझे अपने काम की चीज़ मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना इस एग्जाम में, कि हमने अपना टाइम अगर लगाया है तो हमको अपने काम की चीज़ मिलनी चाहिए। वो अप्रोच अगर हमने अपनी डेवलप कर ली तो हमारा काम बन जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन विच आई बेसिकली, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिस इज द सॉल्यूशन विच आई बेसिकली वांटेड टू शेयर विद यू, कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड यू वांट टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन एंड यू वांट टू हैव द काइंड ऑफ अप्रोच सो दैट यू ऑलवेज रीड कीपिंग द एग्जाम इन योर माइंड, तो यही आपके लिए दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर यू। सो फ्रॉम लाइक, अभी ये न्यूज़ अपने बहुत खास काम की नहीं है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट बेसिकली आई एम गोइंग टू डू, अब मैं ये पूरा न्यूज़पेपर नहीं लूँगा। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई ये न्यूज़पेपर का क्या अप्रोच है, किस तरीके से है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस इंटायर न्यूज़पेपर, आई एम गोइंग टू टेक आर्टिकल्स। जो भी ज़रूरत के, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगेंगे, उन आर्टिकल्स को मैं एनालाइज करूँगा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि उसमें से आप क्या क्या चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें ले सकते हैं, but with respect to how you can use those articles in your exam, in your GS papers, in your prelims, in your mains. Exam perspective se. So thank you everyone for being like patiently listening to this entire video. I hope that this has helped you. Thank you all. I will be soon coming with my next video.